आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भ्रंश से संबंधित स्थलाकृतियाँ या भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भ्रंश तथा भ्रंश के प्रकारों का अध्ययन किया था। भ्रंश के अंतर्गत दरारें, विभंग, भ्रंशन को शामिल किया जाता है। भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों के विस्थापन से उत्पन्न संरचना को ही भ्रंश कहते हैं। यानी भूपटल में एक तल के सहारे, एक प्लेन के सहारे जब चट्टानों के अंदर या चट्टानी खंडों का जब स्थानांतरण हो जाता है, यानी जब चट्टानी खंड है वो क्षैतिज भूसंचलन के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा उसका संचलन होने, उसका स्थानांतरण होता है या उसमें विस्थापन होने लग जाता है, तो उससे जो संरचना बनती है उसे ही हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों यानी संपीड़न बल जिसमें आमने सामने बल कार्य करता है तथा तनाव बल जिसमें विपरीत दिशा में बल कार्य करता है से होती है। परंतु तनाव बल का स्थान है वो भ्रंश क्रिया के अंदर या भ्रंश द्वारा जो स्थलाकृति निर्माण होती हैं उनमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकतर जो भ्रंश हैं या भ्रंश द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो तनावमूलक बल द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो भ्रंश से संबंधित स्थलाकृतियाँ या भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। भ्रंश की क्रिया द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार कई तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी जहाँ भ्रंश की क्रिया होती है वहाँ स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है, कुछ नीचे धंस जाता है तथा कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत इसमें महत्वपूर्ण है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है एवं एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है तो उस द्रोणी या भ्रंश घाटी को ही रिफ्ट घाटी कहते हैं। यानी ये जो भ्रंश घाटी है उसका विकास उस परिस्थिति में या स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच में स्तंभ में दसाव की प्रक्रिया होती है। यानी जब दो किसी स्थलखंड पे या भूखंड पे दो भ्रंश रेखाएं जाती हैं और उन दोनों भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ होता है उसमें दसाव की क्रिया होती है और तथा किनारे के जो ब्लॉक हैं वो यथावत रहते हैं तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में ग्रोबेन कहा जाता है। जैसे जॉर्डन भ्रंश घाटी जिसमें मृत सागर स्थित है, कैलिफोर्निया क्षेत्र यूएसए के अंदर स्थित मृत घाटी ये समुद्र तल से भी नीची है। अफ्रीका की न्याशा, रोडोल्फ, तंगानिका, अल्बर्ट, एडवर्ड झीलें भूभ्रंश घाटी में ही स्थित हैं। भारत के अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदी घाटियाँ भ्रंश घाटियों के ही मुख्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पे है कि भ्रंश घाटी का जो निर्माण है या भ्रंश घाटी किसे कहते हैं या किस प्रकार से होता है, तो इसमें मुख्य बात ये है कि जब दो समांतर भ्रंश जो पड़ जाते हैं तथा उसके जो मध्यवर्ती भाग होता है या जो उन दोनों भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ होता है, चट्टानी स्तंभ होता है, उसमें जब दसाव की प्रक्रिया होती है तथा जो दोनों भ्रंश रेखाएं हैं उनके किनारे वाले जो ब्लॉक हैं वो स्थिर रहते हैं, यथावत रहते हैं, तो उस जो स्थलाकृति बनती है उसे ही हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और भारत में इस रिफ्ट वैली के जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो नर्मदा, तापी और दामोदर नदी घाटियाँ हैं, वो भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये अफ्रीका के अंदर रिफ्ट वैली का डायग्राम दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो ये एक काफ़ी लगभग 3000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत भ्रंश घाटी है। यहाँ पे हमने सोपानी भ्रंश की राइन घाटी यानी जर्मनी की जो राइन घाटी है उसका डायग्राम दिया गया है तथा भ्रंश घाटी में स्थित मर्द सागर का जो इजराइल और जॉर्डन के मध्य जो मर्द सागर स्थित है, डेड सी जो है उसका डायग्राम दिया गया है। रैंप घाटी, रैंप घाटी है वो भ्रंश घाटी से एकदम विपरीत होती है। भ्रंश जो रिफ्ट वैली थी उसके अंदर जो बीच का भाग है या दो जो भ्रंश रेखाएं हैं उनके बीच का जो स्तंभ है उसमें दसाव की प्रक्रिया होती है। रैंप घाटी के अंदर से विपरीत स्थिति है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ है उस बीच का जो स्तंभ है वो स्थिर रहता है जबकि किनारे के दोनों भाग ऊपर उड़ जाते हैं। यानी रैंप घाटी में हमने रिफ्ट वैली के अंदर हमने पढ़ा कि जब दो भ्रंश रेखाएं होती हैं उसके बीच वाला जो भाग होता है, दोनों भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ है उसमें दसाव की क्रिया होती है और जो किनारे वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो यथावत रहते हैं। लेकिन रैंप घाटी में इससे विपरीत स्थिति होती है, ठीक उल्टी स्थिति होती है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग स्थिर रहता है
तथा किनारे के दोनों भाग ऊपर उड़ जाते हैं तो उसे रैंप घाटी कहते हैं। यानी रैंप घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ यथा स्थिति में रहते हैं, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उड़ जाते हैं तो उससे रैंप घाटी बनती है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी है, वो रैंप घाटी का एक अच्छा उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन, कुछ विशेष परिस्थितियों में जब किनारे के दोनों स्तंभ, यानी एक विशेष स्थिति बनती है जब किनारे के, यानी दो भ्रंश रेखाएं हैं, उनके जो किनारे के जो ब्लॉक्स होते हैं, वो उन दोनों ब्लॉक्स में जब दशाव की क्रिया होती है, बीच का जो स्तंभ है वो यथावत रहता है, तो इस विशेष प्रक्रिया के बीच का जो स्तंभ पर्वत जैसा प्रतीत होने लग जाता है और इसे ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कि जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे, किनारों के स्तंभ नीचे धंस जाएं, तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, वाजेश पर्वत, पाकिस्तान का साल्ट रेंज, अमेरिका का स्किन्स माउंटेन्स, वासा रेंज आदि। कैलिफोर्निया में स्थित सिएरा नेवादा है जो विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। भारत के अंदर ब्लॉक पर्वत का जो सबसे मुख्य उदाहरण है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे रिफ्ट वैली और रैंप वैली, ब्लॉक माउंटेन और होस्ट माउंटेनों के डायग्राम दिए गए हैं। जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहें, बीच का स्तंभ ऊपर उड़ जाए तो होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। इस होस्ट पर्वत का जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम जर्मनी के होज पर्वत या होस्ट पठार पर किया गया और उसी के आधार पर इस प्रकार की जो स्थलाकृति हैं उसका नामकरण है वो होस्ट पर्वत किया गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि सामान्यतः जो होस्ट पठार है या होस्ट पर्वत है और एवं लंबवत भूसंचलन से उत्पन्न स्थलाकृतियों में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने होस्ट निर्माण को लंबवत स्थलाकृति विकास का ही अंग माना है, लेकिन इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि होस्ट स्थलाकृतियों में न केवल मध्यवर्ती भाग ऊपर उठते हैं बल्कि किनारे वाले ब्लॉक या भ्रंश वो है उनमें थोड़ा सा क्षैतिज संचलन भी होता है। धन्यवाद।